दफा 370 मामले पर समाअत इंतहाई अहम मरहले पर पहुंच गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सरबराही में 5 जजों की आईनी बेंच इस मामले की समाअत कर रही है। इस मामले में आज 13वें रोज की समाअत जारी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मरकजी हुकूमत की जानिब से आर्टिकल 370 को हटाने के बारे में बहस कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के मामले में मरकजी हुकूमत की जानिब से एसजी ने कहा कि हुकूमत किसी भी वक्त जम्मू कश्मीर में इंतखाबात करवा सकती है। मरकजी हुकूमत ने कहा कि वोटर लिस्ट भी तकरीबन तैयार है। इंतखाबात कब होंगे इसका फैसला रियासती इलेक्शन कमीशन और मरकजी इलेक्शन कमीशन करेंगे। मरकजी हुकूमत ने कहा कि पहली बार जम्मू कश्मीर में 3 सतही पंचायती राज निजाम नाफिज किया गया। पहला इंतखाब पंचायत के लिए होगा। तुषार मेहता ने कहा कि जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जे की बहाली के लिए वक्त लगेगा। हुकूमत रियासती दर्जे की बहाली के लिए टाइमलाइन देने से कासिर है। यूटी का दर्जा आर्जी है। उन्होंने कहा कि लेह हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात खत्म हो रहे हैं। करगिल के लिए सितंबर में इलेक्शन होंगे। उन्होंने कहा कि दरअंदाजी में 90% कमी हुई है और पथराव में 97% कमी हुई है। सिक्योरिटी एहलकारों की हलाकत में 65% कमी हो गई है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाने को लेकर दाखिल याचिकाओं में आज 13वें दिन की सुनवाई लगातार जारी है। लेकिन आज मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से 3 अहम बातें आज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी गई। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने को लेकर केंद्र सरकार तैयार है। कभी भी चुनाव का ऐलान किया जा सकता है। हालांकि जम्मू कश्मीर में त्रिस्तरीय चुनाव कराने की प्रक्रिया को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। वोटर लिस्ट भी कंप्लीट कर लिया गया है। अब आखिरी फैसला राज्य चुनाव आयोग और केंद्रीय चुनाव आयोग को लेना है कि वहां पर चुनाव कब करवाना है। आज मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से यह भी दलील दी गई कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाने के बाद किस तरह विकास की जो रफ्तार है वो आगे बढ़ी है। स्टोन पेल्टिंग की जो घटनाएं थी उनमें बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। कमी की अगर बात करें तो स्टोन पेल्टिंग की घटना शून्य हो गई है। साथ ही साथ वहाँ पर स्कूल, कॉलेजेस, अस्पताल सब खुलने लगे हैं। ये तमाम वो प्रक्रियाएँ हैं जिन प्रक्रियाओं के तहत जो एजेंसियाँ हैं वो चुनाव कराने की प्रक्रिया को लेकर आगे बढ़ेंगी। केंद्र सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में रहने वाले तमाम लोगों को फिलहाल मुख्य धारा में जोड़ने के लिए तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री विकास योजना की अगर बात करें तो 52 परियोजनाएं फिलहाल जम्मू कश्मीर में लॉन्च की गई थी, जिसमें से 32 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दलील देते हुए ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाने के बाद विकास की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज हुई है, जिसमें न केवल युवाओं को उनके अधिकारों की जानकारी दी गई है बल्कि अलगाववादी संगठनों पर भी लगाम लगाने के पूरे कठोर कदम उठाए गए हैं। कपिल सिब्बल ने फिलहाल केंद्र सरकार की इस दलील का विरोध किया। कपिल सिब्बल की तरफ से ये कहा गया कि यह मामला संवैधानिक पहलुओं से जुड़ा हुआ है, लिहाजा संवैधानिक पीठ इस चीज को ध्यान में न रखे। जिस पर डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से कहा गया कि कश्मीर के रोड मैप को जानना बेहद आवश्यक है, लिहाजा उनको ये जानना था कि जम्मू कश्मीर की विकास को लेकर, एक मजबूत लोकतंत्र को लेकर एक राज्य में केंद्र सरकार के द्वारा क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा गया कि अंशकालिक दौर के लिए फिलहाल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को बनाया गया है, लेकिन उनके पास इसकी जानकारी नहीं है कि जम्मू कश्मीर को भविष्य में पूर्ण राज्य का दर्जा कब तक दिया जाएगा। बहरहाल आज इस पूरे मामले में केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल की जो दलीलें हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। अभी फिलहाल मजदूर संघ की तरफ से हरीश साल्वे कोर्ट में अपना पक्ष रख रहे हैं। हालांकि आज मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अगर केंद्र सरकार को इस दिशा में और भी दलीलें रखनी हैं तो वो आने वाले दोपहर में इस पूरे मामले में अपनी दलीलें रख सकते हैं। लेकिन कपिल सिब्बल ने फिलहाल केंद्र सरकार की इस दलील का विरोध किया, जिसका कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा अब सियासी घमासान के तौर पर देखा जा सकता है। सुशील पांडे, न्यूज़ 18, दिल्ली। सर, जो तुषार मेहता ने ये कहा है कि इलेक्टोरल रोल्स जो हैं, इलेक्टोरल रोल्स अपडेट हो रहे हैं और काफी हद तक अपडेट हो चुके हैं, काम पूरा हो चुका है। सरकार तैयार है इलेक्शन करवाने के लिए, लेकिन अंतिम फैसला जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेना है। आप किस तरह से देखते हैं? ये जो फैसला है, लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव कब अनाउंस होंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता जी ने जो ये कहा है कि हम तैयार हैं, वो पहले भी कहते आए हैं कि इलेक्शन तैयार हैं, और जो इलेक्टोरल रोल्स का बहाना ये कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है।
वो बहुत अरसा पहले उसकी रिवीजन हो चुकी है, उसके रोल्स भी सामने आए हैं, लेकिन सवाल यह है कि वो अभी ये इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर डाल रहे हैं कि उनको फैसला करना है, वो करेंगे तो फिर हम करेंगे। तो जब इलेक्शन कमिश्नर को पूछते हैं तो वो कहते हैं जब गवर्नमेंट कहेगी कि हालात ठीक हैं तो फिर करेंगे। तो इसलिए ये वेलकम स्टेप है कि अगर वो चुनाव अनाउंस करते हैं, जब तक चुनाव अनाउंस नहीं हो तब तक गैसिंग होगी। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये चीज चल रही है, उसके ऊपर तो हम ज्यादा बहस नहीं करेंगे, वो कल वहां से क्या फैसला आता है वो तो उनके ऊपर हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हम अभी जो तुषार मेहता साहब कह रहे हैं इस पर कितना भरोसा किया जाए, कितना ना किया जाए, जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होंगे जम्मू कश्मीर में, और कभी एक बहाना होता है, कभी दूसरा बहाना होता है। गवर्नमेंट कहती है हालात ठीक हैं, सब कुछ ठीक है, तो हम 3 साल से कह रहे हैं कि जब हालात ठीक है तो चुनाव कराओ। और चुनाव के साथ जो दूसरी चीज है कि स्टेट का दर्जा भी बहाल करो। सुप्रीम कोर्ट में तो ये भी बहस चल रही है कि स्टेट को दर्जा जो है, यूनियन टेरिटरी में चुनाव कराना ऐसे ही है जैसे म्युनिसिपैलिटी है, तो स्टेट का दर्जा बहाल हो ताकि यहाँ के लोग नुमाइंदे बने, जो बड़े बड़े फैसले होते हैं वो फैसले लोगों के नुमाइंदे करें। स्टेट का दर्जा बढ़ाने की जहां तक बात है तो तुषार मेहता का ये कहना है कि यहां जम्मू कश्मीर में जो एलजी का प्रशासन है, काफी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, डेवलपमेंट का काम हो रहा है, उन्होंने उसका पूरा ब्यौरा दे दिया। और साथ ही ये कहा कि लगातार ये कोशिशें हो रही है कि स्टेटहुड दिया जाए, लेकिन अभी वो कुछ उस पर नहीं कह पाएंगे। क्या कहेंगे आप? कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है, लोगों के ऊपर बोझ डाल रहे हैं। कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, वो बनाते जाएं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये जो सेटअप है ब्यूरोक्रेटिक सेटअप, ये किसी भी मुतबादल डेमोक्रेटिक सेटअप का मुतबादल नहीं हो सकता है। जितने भी फैसले लिए जा रहे हैं वो लोगों के खिलाफ हैं, लोगों के उस इंटरेस्ट के खिलाफ है। लोगों के जो नुमाइंदे होते हैं वो जो फैसला करते हैं उसमें लोगों की विल शामिल होती है। तो इसलिए ये फैसले जो लिए जा रहे हैं वो तब तक जब वो लोग इलेक्ट होके आएंगे उनको बाज़ाब्ता तौर पे पता लगेगा भाई क्या सूरत है। तो इसलिए क्योंकि ये जो सेटअप बना हुआ है, हम 3 साल से तो 4 साल होने लगे, अब इंतजार कर रहे हैं कि डेमोक्रेटिक सेटअप बहाल हो जाए। डेमोक्रेसी जब बहाल नहीं होगी तो ये ब्यूरोक्रेटिक सेटअप किसी को मंजूर नहीं। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के हवाले से की मीडिया नुमाइंदों के साथ बातचीत। It is all happening in the Supreme Court. As I told you, that we're very hopeful. The case is very strong. You don't need to be a great lawyer or a great genius or rocket scientist to actually see that the weight of the arguments on both sides. How legally weighty one argument was, and how weightless in the context of legality the other argument is. For a moment, okay, we accept they announced the election, but what about the restoration of the state? That's what I'm saying, that even on statehood they are evasive. See, the bigger question, as I said, is that is J&K still a special state? And is this ill treatment just meant for J&K? Or would this be a new norm, wherein states will be converted into UTs? This is something which Supreme Court probably needs to also think about, ponder about. And people of India especially need to ponder about. What is your next step as a political? We really can't do. Say, what can we do? India, we are a very big country. There is a central government, and it seems that all the might of the central government is meant for the people of J&K. Why they are being denied democracy? Why people who don't belong to the state are ruling, calling the shots, while as in all the other states and even UTs, it is the people of those states who actually rule, who decide, good or bad. That's what democracy is all about. That's what it is all about. How we have evolved. We evolved by accepting the fault lines in our democracy and helped it to evolve over a period of last 7 decades. Nowhere in the history has there been intervention. If there have been any interventions, they are today remembered for notoriety, not for fame. For example, there was emergency. That was one thing, one place, I think, when there was an intervention. Otherwise, it has been a flawless evolution of democracy. And this will be another one. That you deny the people of J&K the right to elect their own rulers. Do you still hope, after these the statements given by government about elections and UT statehood status, do you still believe the larger question, which is 370 and 35A, you have
good hopes that something will come? You see, the only hope that we have today in a very highly polarized society that we have in India today is the judiciary. You know, judiciary is supposed to be above polarization, is supposed to be above caste, creed, color or whatever. It has to go within the ambit. एडवोकेट मुर्तजा खान ने कहा कि इलेक्शन कराने के लिए किसी भी वक्त तैयार रहने। हुकूमत के बयान पर कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, हमने ये सब सुना है। कुछ आदादोशुमार भी दिए गए, लेकिन कपिल सिब्बल ने भी इसकी मुखालफत की। जो कुछ कहा गया उसकी कोई तस्दीक नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में 370 को लेकर सुनवाई चल रही है, लेकिन आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ज्यादा अहम था, क्योंकि मरकजी हुकूमत को एक जो पॉलिटिकल रोड मैप है जम्मू कश्मीर के लिए उसका खुलासा करना था। आज उसके बारे में तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल की तरफ से बताया गया उस पर ज्यादा गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट मुर्तजा खान साहब, XMLC भी हैं। सर, जिस तरीके से आप क्योंकि सियासतदान भी रहे हैं, जिस तरीके से जो तुषार मेहता साहब की तरफ से जो बताया गया कि अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए सरकार तैयार है, पूरी तरीके से तैयार है, और पहले जो पंचायत के चुनाव होंगे, फिर नगर पालिका के होंगे, उसके बाद असेंबली के चुनाव होंगे, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये कोई नई बात तो है नहीं। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस तरीके से चीफ जस्टिस साहब के साथ इनका एक स्टेटमेंट देने का आज कमिटमेंट थी, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये कोई कंक्रीट रोड मैप के साथ सामने आएंगे। बट उन्होंने वही बातें की हैं जो हर तीसरे दिन मीडिया में हम कभी पार्लियामेंट के ऐवानों में से किसी एक ऐवान में या किसी पॉलिटिकल लीडर के स्टेटमेंट में देखते हैं, उससे हटके कुछ भी नहीं था। बल्कि उन्होंने तो कुछ फर्जी किस्म के फैक्ट्स जो हैं वो डिस्क्लोज करना शुरू कर दिए, जिसके ऊपर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल साहब ने रिएक्ट किया और बहुत अप्रोप्रिएट तरीके से रिएक्ट किया कि अगर तुषार मेहता साहब वो फैक्ट्स कोर्ट के सामने लेके आएंगे जो रेलिवेंट नहीं है असल इश्यूज को डिसाइड करने के लिए, और ऐसे फैक्ट्स हैं जिनकी बुनियाद भी कोई नहीं है, तो उनको काउंटर करने के लिए फिर हमें भी उसका जवाब देना पड़ेगा। तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने इंटरवीन किया और कहा कि ये जो फैक्ट्स हैं ये कोर्ट के असल इश्यूज को डिसाइड करने के लिए रेलिवेंट नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी कपिल सिब्बल साहब का ये कहना था कि अगर ये दलीलें या इस तरह के फैक्ट्स ये कोर्ट के सामने लेके आ रहे हैं तो कोर्ट को चाहिए कि इन फैक्ट्स को डिस्कार्ड करे, वरना फिर हमें उसका काउंटर फाइल करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तो वाजे हो गई कि अब जो पूरी गेंद है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पाले में है कि उसको कब चुनाव कराना है, वोटिंग लिस्ट तैयार है, तो ये तमाम बातें जिस तरीके से कही गई, यहाँ ये केस कोई इलेक्शन कराने का नहीं है। इशू ये नहीं है कि इलेक्शन कब होंगे, इशू इससे बहुत बड़ा है। इशू ये है कि जो 370 की एब्रोगेशन हुई है या डी ऑपरेशनलाइज किया गया इसको, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड था या नहीं था, ये सबसे बड़ा इशू है। ये जो है ये तो कोर्ट के सामने डिटर्मिनेशन के लिए इशू भी नहीं है। कोर्ट के सामने दूसरा बड़ा इशू ये है कि जो स्टेट को जिस ढंग से रीऑर्गेनाइजेशन के बाद इसको यूटीज में बदल दिया गया है, वो फैसला दुरुस्त था या नहीं था।